दुनिया में हर बीमारी का इलाज मुमकिन है, लेकिन जो शक की बीमारी रहती है उसका कोई इलाज नहीं। आज की जुर्म की कहानी इसी शक की बीमारी से जुड़ी हुई है। आदमी जब किसी पर शक करने लगता है, उसके बाद वो ये तक भूल जाता है कि कभी उसने उस इंसान के साथ 7 फेरे भी लिए थे। सुशील शर्मा एक जाने माने दल के यूथ लीडर हुआ करते थे, लेकिन गुस्से में लिए गए एक गलत फैसले ने उनकी ज़िंदगी बदल दी और ऐसे भयानक कृत्य को अंजाम दिया जिसे याद करके आज भी इंसान की रूह कांप जाती है। आखिर क्या हुआ था उस रात, जिसकी वजह से सुशील ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, और क्यों इसे तंदूर कांड के नाम से जाना गया? जानिए द क्राइमलेस शो में इस जुर्म की पूरी कहानी। सुशील शर्मा उन दिनों कांग्रेस के यूथ लीडर हुआ करते थे। वह अपनी पत्नी नैना साहनी के साथ दिल्ली में रहते थे। नैना भी उसी पार्टी में अच्छे पद पे काम कर रही थी। मतलूब करीम ये नैना का पुराना और अच्छा दोस्त था और उसी पार्टी का वर्कर भी था। सुशील को लगता था कि नैना और मतलूब करीम की दोस्ती हद से ज़्यादा गहरी हो रही थी और इस बात को लेकर पति पत्नी में काफ़ी बहस भी होने लगी थी। नैना ने सुशील को साफ लफ्ज़ों में कह दिया था, ये मेरा निजी मामला है, तुम बीच में मत पड़ो तो ही अच्छा है। सुशील भी अपनी पॉलिटिकल इमेज की वजह से चुप रहा और जैसा चल रहा है चलने दिया। अब नैना और मतलूब घंटों तक बातें करने लगे थे। नैना के मन से सुशील का डर पूरी तरह से निकल चुका था। ऐसे ही दिन बीतते रहे और फिर वो दिल दहला देने वाला दिन आया। तारीख थी 2 जुलाई 1995। सुशील देर रात तक शराब पीकर नशे में धुत अपने मंदिर मार्ग पर स्थित फ्लैट पर पहुंचता है। वह देखता है कि नैना किसी से फ़ोन पे बात कर रही है। सुशील के आने के बाद नैना फ़ोन रख देती है और अपने कमरे में चली जाती है। सुशील अब फ़ोन पर रीडायल का बटन दबाता है और जैसा वह सोच रहा था वैसा ही हुआ। दूसरी तरफ से मतलूब करीम की आवाज़ आती है। अब पानी सिर के ऊपर से जा चुका था। इतने दिनों तक जिस गुस्से को सुशील ने दबाए रखा वह उफान मार रहा था। वह कमरे से नैना को बाहर बुलाता है और दोनों में फिर से बहस होने लगती है। देखते ही देखते उनकी बहस ने झगड़े का रूप ले लिया। शराब के नशे में सुशील का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने ड्रॉअर से अपनी लाइसेंस बंदूक निकाली और पॉइंट ब्लैंक रेंज से 3 गोलियां नैना पर चला दी। एक गोली नैना के सिर में लगी, दूसरी उसकी गर्दन पर और तीसरी गोली पीछे वाली दीवार में लग जाती है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि नैना को बचने का मौका ही ना मिला और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। गुस्से में उठाए इस कदम से सुशील को अब शर्मिंदगी तो हो रही थी, लेकिन साथ में पकड़े जाने का डर भी लग रहा था। उसने पहले कमरे को साफ किया और आस पड़ोस में देखा कि किसी ने गोली की आवाज़ तो नहीं सुनी। सुनिश्चित होने के बाद लाश को ठिकाने लगाने हेतु उसने लाश को ब्लैंकेट में लपेट दिया और कार में भरकर यमुना नदी की तरफ जाने लगा। लेकिन वहाँ पर लोगों की भीड़ देखकर उसने कार वापस घुमा दी और अपने एक दोस्त केशव कुमार, जिसका एक रेस्टोरेंट है, उसे ये सारी घटना बता दी। अपने दोस्त की मदद करने के लिए केशव भी इस अपराध में शामिल हो जाता है और समय से पहले ही रेस्टोरेंट बंद कर देता है। सुशील लाश लेकर रेस्टोरेंट पहुंचता है और दोनों मिलकर उसे छत पर रखी तंदूर के पास ले जाते हैं। जब तक केशव लकड़ियाँ इकट्ठा करता है, सुशील नैना की लाश के टुकड़े करता है। अंत में हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए वो दोनों नैना की लाश को तंदूर में जला देते हैं और सुशील उसमें ढेर सारा मक्खन डाल देता है ताकि लाश आसानी से जल सके। इतने में नीचे फुटपाथ पर सो रही एक महिला की नज़र रेस्टोरेंट की छत पर जाती है। मक्खन की वजह से जो आग की लपटें निकल रही थी, उसे देखकर वो चिल्लाने लगती है कि आग लग गई। अब अब्दुल नाजिर और चंद्रपाल, ये 2 पुलिस वाले, रात के समय उस इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे। महिला की चीखें सुनकर वे दोनों उसके पास जाते हैं। दोनों को वही आग की लपटें दिखती हैं और जांच करने के लिए रेस्टोरेंट की छत पर जाते हैं। तब तक सुशील वहाँ से भाग चुका था। वो दोनों केशव से पूछते हैं कि ये तंदूर में क्या जला रहे हो, तो इस पर केशव उन्हें बताता है कि पुराने बैनर और कुछ रद्दी सामान जला रहा हो। लेकिन मांस के जलने की बदबू से दोनों को उस पर शक होता है और तंदूर को बुझा देते हैं। वो दोनों तंदूर में झाँक कर देखते हैं, उसमें नैना की कटी हुई और आधी जली हुई लाश मिलती है। मौके पर केशव को गिरफ्तार कर लिया गया और केशव सारी घटना पुलिस को बता देता है। अगले दिन इस खबर ने पूरे भारत में सनसनी मचा दी और उधर पुलिस अब सुशील को तलाश करने में लग जाती है। सुशील पहले जयपुर भाग जाता है, उसके बाद मुंबई और फिर चेन्नई में जाकर छिप जाता है। 8 दिनों तक छिपते हुए
अंत में तारीख 10 जुलाई 1995 को बेंगलोर में सुशील पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। उसके खिलाफ अब केस दर्ज होता है और क्योंकि एक राजनीतिक व्यक्ति इस केस से जुड़ी हुई थी तो इस केस को बहुत सारा मीडिया अटेंशन मिल चुका था। पहले तो सुशील अपने अपराध से मुकर जाता है और इस बात को भी नकारता है कि उसने नैना के शव के टुकड़े किए थे। वो कई दिनों तक पुलिस को गुमराह करता रहता है कि उसने जो भी किया वो अनजाने में किया। पुलिस को उसे दोषी सिद्ध करने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। पहले तो नैना के शव को पहचान करना जरूरी था, जो कि जलने की वजह से नहीं हो पा रहा था। इसलिए पुलिस ने पहले शव का DNA टेस्ट किया और मतलूब करीम को पहचान करने के लिए बुलाया। उसने शव के नैन नक्श से पहचान लिया और बताया कि ये नैना ही है। लेकिन जब नैना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो केस और भी बिगड़ गया। उसमें मरने की वजह ज़्यादा खून बहने और शव का तंदूर में जलना बताया गया। इसकी वजह से सुशील के खिलाफ अब पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं था जिसे उसे दोषी साबित कर सके। इसकी वजह से गवर्नर ऑफ दिल्ली ने दूसरी बार पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया। ये पहला ऐसा केस था जिसमें एक व्यक्ति का 2 बार पोस्टमार्टम हुआ था। अब दूसरी रिपोर्ट जब आई तो इस केस की दिशा ही बदल दी। रिपोर्ट में मौत गोली लगने की वजह से बताई गई और सुशील के घर की तलाशी लेने पर पुलिस को वहां पर गोली के शेल मिले जो गोली चलने के बाद नीचे गिर जाते हैं। इतने सबूत काफ़ी थे सुशील को दोषी साबित करने के लिए। अब 27 जुलाई 1995 को दिल्ली पुलिस ने सेशन कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। 8 साल तक केस चलने के बाद 7 नवंबर 2003 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुशील को फांसी की सज़ा सुनाई और सबूत मिटाने के जुर्म में केशव को 7 साल की सज़ा मिली। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सुशील ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन वर्ष 2007 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सुशील की फांसी की सज़ा का समर्थन किया। अब कहानी 6 साल आगे जाती है और साल आता है 2013। भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट इस केस में दखल देती है और सुशील को फिर से दोषी ठहराती है। लेकिन सुशील के खिलाफ शव के टुकड़े करने के कोई सबूत नहीं मिले थे। उसका पिछला कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं था। इसलिए अदालत ने फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया, ये कहते हुए कि ये घटना समाज के विरुद्ध नहीं थी बल्कि अपनी पत्नी के साथ खराब रिश्तों की वजह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया। अब लग रहा था कि नैना को इंसाफ जरूर मिल जाएगा, लेकिन कहानी में फिर से ट्विस्ट आता है और 5 साल बाद वर्ष 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट सुशील के अच्छे आचरण के कारण उसे रिहा करने का आदेश देती है। हालांकि इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन अदालत उसे भी खारिज कर देती है और 23 साल जेल में सजा काटने के बाद सुशील शर्मा जेल से रिहा हो जाता है। जब एक प्रसिद्ध न्यूज़पेपर ने सुशील के जेल से छूटने के बाद इंटरव्यू लिया तो सुशील ने अलग कहानी बताई। उसने कहा कि नैना और मैं साल 1990 से 1991 में मिले थे और लिव इन में रह रहे थे और हमने शादी भी नहीं की थी। कुछ साल साथ में बिताने के बाद हमारे रिश्ते में दरार आने लगी थी और अगर वह वारदात ना होती तो कुछ महीनों बाद हम अलग भी हो जाते। लेकिन गुस्से में लिए गए फैसले ने हम दोनों की ज़िंदगी बदल दी। उस रात जब मैं घर पहुंचा तो नैना किसी से बात कर रही थी। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि वह अपने रिश्तेदार से बात कर रही है। मैंने जब रिडायल किया तो पता चला कि वह झूठ बोल रही थी। हमारा इस बात पर फिर से झगड़ा होने लगा और मैं बालकनी की तरफ चला गया। आगे सुशील बताता है कि थोड़ी देर बाद मुझे अंदर से गोली चलने की आवाज़ आई और नैना ने कहा कि मैं सुसाइड करना चाहती हूँ और एक लेटर भी उसने लिखा। मैं उसे समझाने लगा कि बचपना छोड़ दो और लेटर भी फाड़ दिया। बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में फटे हुए लेटर को बरामद किया गया और आगे जो हुआ आप सब जानते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वही जानते हैं। और पत्नी हो या लिव इन पार्टनर, उसे क्या फ़र्क पड़ता है। चाहे कितना भी गुस्सा आए, अपने आप को उस स्थिति में संभालना चाहिए। गुस्से में आकर किसी इंसान की हत्या करना अपराध ही है। जेल से छूटकर उसने अपनी गलती को स्वीकारते हुए कहा कि ज़िंदगी में ऐसा अपराध किसी को नहीं करना चाहिए और वह आगे की ज़िंदगी एक अच्छा आदमी बनकर जीना चाहता है और कपल्स के लिए काउंसलिंग का काम करना चाहता है ताकि उसने जो गलती की थी भविष्य में ऐसा कोई कर ना सके। इस तरह से इस भयानक और हैवानियत से भरे तंदूर कांड का अंत होता है। लेकिन कुछ सवाल अभी भी है।
कि क्या एक इंसान की हत्या करने के बाद वह आदमी एक अच्छी ज़िंदगी जीने का हकदार है? और नैना की जान के बदले क्या 23 साल जेल की सज़ा काफ़ी थी? हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।